चलिए, तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में हम लोगों को देखना है फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में। ठीक है, तो यूनिट थर्ड हमारी आज स्टार्ट होती है, इसको डाल दीजिएगा, नए पेज से डालिएगा, यूनिट थर्ड फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा नया फाइलम स्टार्ट हो गया, फाइलम सीलेंट्रेटा। इससे पहले हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम पोरीफेरा के बारे में डिस्कस कर लिया था, वहां पर पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम सीलेंट्रेटा के ऊपर। तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर हैं बेटा, वो देख लीजिए। तो यहां पर लिखिए पहला पॉइंट, पहले हेडिंग डाल दीजिए, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। ठीक है, संघ सीलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण ये आपको पता ही होने चाहिए। तो पहला यहां पर लक्षण लिखिए सभी लोग, पहला पॉइंट लिखिए, इस फाइलम में पाए जाने वाले, इस फाइलम में पाए जाने वाले सभी एनिमल, इस फाइलम में पाए जाने वाले सभी एनिमल एक्वाटिक, मतलब जलीय, सभी एनिमल एक्वाटिक, दैट मीन्स जलीय, ब्रैकेट में कर दीजिए, मोस्टली मैराइन एंड सम फाउंड इन फ्रेश वाटर। अधिकतर जो होते हैं वो कहां मिलते हैं? मोस्टली मैराइन, समुद्र जल में मिलते हैं। ठीक है, अधिकतर जंतु यहां पर जो फाइलम में पाए जा रहे हैं वो कहां मिलते हैं आपको? मैराइन वाटर में मिलते हैं। एंड सम यानी कुछ कहां मिलेंगे आपको? फ्रेश वाटर में मिलेंगे। एंड सम फाउंड इन फ्रेश वाटर, राइट। तो कुछ ऐसे यहां पर सदस्य हैं जो आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा। लाइक आप बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा एक ऐसा सीलेंट्रेटा है जो आपको कहां पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट लिखिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एनिमल हैं इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा पाया जा रहा है? इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, BODY, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION, इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है। कैसा होता है? सेलुलर, दैट मीन्स कोशिकीय स्तर का, यानी कि शारीरिक संगठन जो होगा इसका कैसा होगा? कोशिकीय स्तर का होता है, सेलुलर लेवल का होता है। इनमें शारीरिक संगठन कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का होता है, सेलुलर लेवल का होता है। अगला पॉइंट, इन सदस्यों में रेडियल सिमिट्री, आर्य सममिति, रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री कहने का मतलब क्या होता है? रेडियल सिमिट्री कहने का अर्थ है बेटा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको उसके एक्सिस पर एक लाइन में जब काटा जाए, ठीक है, उसको कट किया जाए, तो जो बोथ हाफ सेक्शन है, जो उसके दो आधे पार्ट होंगे, वो एक दूसरे के कैसे होंगे? मिरर इमेजेस को शो करेंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेडियल सिमिट्री। तो इनमें रेडियल सिमिट्री, दैट मीन्स आर्य सममिति पाई जाती है, यानी कि दोनों भाग जब इसको काटेंगे कोई ऑर्गेनिज्म, इसके दोनों पार्ट एक समान होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, ऐसी सिमिट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल सिमिट्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनमें बॉडी वॉल
इनमें बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक, इससे पहले लिख लीजिए इनमें रेडियल सिमेट्री दैट मीन्स आरी सममिति पाई जाती है, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा हूं, इनमें बॉडी बॉल यानी कि जो कोशिका का भित्ति है, सॉरी जो शरीर का भित्ति है उसकी बात हो रही है, इनमें बॉडी बॉल डिप्लोब्लास्टिक द्विस्तरीय, दो स्तर इसमें पाए जाएंगे। इनमें बॉडी बॉल डिप्लोब्लास्टिक टाइप की होती है, इनमें बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक टाइप की होती है, जिसमें बाहर की ओर एक्टोडर्म ECTODERM एक्टोडर्म, बाह्य परत इसको हम लोग बोलते हैं, बाह्य भित्ति, ठीक है, जिसमें बाहर की ओर एक्टोडर्म, ब्रैकेट में कर दीजिए एपिडर्मिस, एक्टोडर्म को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, EPIDERMIS एपिडर्मिस, जिसमें बाहर की ओर आउटसाइड क्या पाया जा रहा है, एक्टोडर्म पाया जा रहा है, तथा भीतर की ओर या अंदर की ओर एंडोडर्म, ENDODERM, भीतर की ओर एंडोडर्म या एंडोडर्मिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, अंदर की ओर पाए जा रहे हैं ना, तो इसको गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं, इस लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस। तो अंदर की ओर क्या होगा, एंडोडर्म होगा, या इसी को हम लोग बोलेंगे एंडोडर्मिस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, गैस्ट्रोडर्मिस स्थित होती है, जिसमें बाहर की ओर एक्टोडर्म दैट मीन्स एपिडर्मिस तथा अंदर की ओर एंडोडर्म दैट मीन्स एंडोडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस स्थित होती है, अरेंज रहती है या होती है। अगला पॉइंट लिखें, एपिडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस, यानी कि जो बेटा यहां पर दो लेयर हैं, इन दोनों के बीच में एक और लेयर पाई जाती है, एपिडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस के बीच एक नॉन सेलुलर दैट मीन्स ये कोशिकीय स्तर का नहीं होता है, के बीच एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर पाई जाती है, एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर पाई जाती है, जिसे मीजोग्लिया मीजोग्लिया होगी, तो GLIEA मीजोग्लिया, जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बहुरूपता जो है वो पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज में पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर जो बहुरूपता देखने को मिलती है वो बहुरूपता किसमें देखने को मिलती है, एक पॉलिप स्टेज यहां पर पाई जाती है, एक मेडुसा स्टेज यहां पर पाई जाती है। यहां पर पता है कि पॉलिप जो होता है ये सेसाइल होता है, मतलब स्थानबद्ध होता है, कॉमा सिलिंड्रिकल होता है, और एसेक्सुअल फेज होती है। पॉलिप कैसी होती है, सेसाइल होती है, सिलिंड्रिकल होती है, और ये कैसी फेज होती है, एसेक्सुअल फेज होती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहां पर याद कर सकते हैं हाइड्रा या एडमासिया, इसी को हम लोग सी एनेमोन भी कहते हैं, राइट।
फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो मेडुसा स्टेज होती है ये फ्री स्विमिंग कॉमा अम्ब्रेला शेप्ड एंड सेक्सुअल स्टेज होती है, सेक्सुअल फेज होती है। यानी कि जो मेडुसा स्टेज है ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाली स्टेज होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, दैट मीन्स छाते के आकार की होती है। और ये जनन जो स्टेज यहाँ पर ये जो फेज है ये एक्चुअल में कैसी है, लैंगिक फेज होती है। लाइक आप यहाँ पर एग्जांपल याद कर सकते हैं आरेलिया, आरेलिया का जो मेडुसा होता है इसमें मेडुसा पाया जाता है और ये कैसा फेज होता है, सेक्सुअल फेज होता है। और आरेलिया को हम लोग जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कुछ सदस्यों में पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज दोनों एक साथ पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है, दोनों एक साथ पाई जाती हैं, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट मीन्स पीढ़ी एकांतरण। ये क्या होता है, ये एक ऐसा जनरेशन होता है कि एक स्टेज के बाद एक का आना, ठीक है, और इस स्टेज के बाद उस स्टेज का आना जो इससे पहले स्टेज थी। समझ रहे हैं, यानी कि यहां पर पॉलिप स्टेज पहले आएगी, फिर मेडुसा स्टेज आएगी, और जब इसके आगे नेक्स्ट स्टेज आएगी वो कैसी होगी, पॉलिप स्टेज होगी। पॉलिप के बाद में फिर क्या होगा, मेडुसा होगा, फिर पॉलिप, फिर मेडुसा, फिर पॉलिप। इस तरीके से क्या है, एक के बाद एक का स्टेज आना क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। अब यहां पर जो पीढ़ी एकांतरण है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिख लो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को प्रदर्शित या शो करता है, जिस प्रोसेस को, जिस प्रक्रिया को मेटाजेनेसिस, जिस प्रक्रिया को मेटाजेनेसिस, METAGENESIS, इस प्रक्रिया को मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्लियर, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, मेटाजेनेसिस कहते हैं। चलिए, तो एक मैं स्टेटमेंट यहां पर लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पॉलिप, या इसको स्टार बना करके लिख लीजिए, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा, पॉलिप प्रोड्यूस्ड मेडुसा एसेक्सुअली, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, यानी कि जो पॉलिप है ये प्रोड्यूस होता है मेडुसा से, ठीक है, किस फॉर्म में, एसेक्सुअली फॉर्म में। यानी मेडुसा के बाद जो स्टेज आएगी वो पॉलिप की आएगी, और मेडुसा के बाद जो पॉलिप की स्टेज बनेगी वो किस स्टेज में बनेगी, एसेक्सुअली फॉर्म में बनेगी, ठीक है। तो पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, पॉलिप ने प्रोड्यूस किया मेडुसा को किस फॉर्म में, एसेक्सुअली फॉर्म में प्रोड्यूस किया। एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप, एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप, जो मेडुसा है ये चेंज हो जाता है किसमें, पॉलिप में। एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, सेक्सुअली मतलब लैंगिक अवस्था के दौरान क्या होता है, जो मेडुसा होता है वो किस में चेंज हो जाता है, पॉलिप में चेंज हो जाता है। तो यही तो मैंने कहा कि जो पॉलिप स्टेज होती है ये एसेक्सुअल स्टेज होती है। देखो यहाँ पर लिखा पॉलिप सेसाइल सिलिंड्रिकल एंड एसेक्सुअल फेज होता है, राइट। दूसरा मैंने बताया कि मेडुसा जो होता है फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला लाइक सेक्सुअल फेज होता है। तो यहाँ पर पॉलिप जो प्रोड्यूस करेगा मेडुसा को, ये प्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली फॉर्म में, और जो मेडुसा प्रोड्यूस होगा ये आगे पॉलिप को प्रोड्यूस करेगा, पॉलिप को फॉर्म करेगा किस रूप में, सेक्सुअली फॉर्म में। जब ये सेक्सुअल फेजेस यहाँ पर कंप्लीट होगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो फेज आएगी वो क्या कहलाएगी, पॉलिप कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, एक के बाद एक जनरेशन का आना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, और इनके अंदर ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है ये एक्चुअल में मेटाजेनेसिस प्रक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा इसी में, इनमें ब्लाइंड शैक, इनमें ब्लाइंड शैक, इनमें ब्लाइंड शैक बॉडी प्लेन पाया जाता है, इनमें ब्लाइंड
सैक, ब्लाइंड मतलब अंधा, ब्लाइंड मतलब एक स्थान पर ये ओपन होगा और दूसरे स्थान पर ये क्लोज होगा। लाइक माउथ ओपनिंग तो यहां पर पाई जाएगी लेकिन एनस ओपनिंग नहीं पाई जाएगी, हम ऐसे समझ लेते हैं। तो इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन पाया जाता है, बॉडी प्लेन पाया जाता है, अर्थात इनमें माउथ प्रेजेंट होता है, अर्थात इनमें माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन एनस एब्सेंट होता है, अर्थात इनमें माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन एनस एब्सेंट होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन सदस्यों में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इन सदस्यों में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जिसे सिलेंट्रॉन कैविटी भी कहते हैं, जिसे सिलेंट्रॉन कैविटी भी कहते हैं, COELENTRON, जिसे सिलेंट्रॉन कैविटी भी कहते हैं। इसी कारण इन सदस्यों को नाम दिया गया है फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसी कारण ये जो फाइलम नाम दिया गया है किसके नाम पे दिया गया है, इसके कैविटी के अकॉर्डिंग, इसके कैविटी के आधार पर इसको नाम दिया गया है फाइलम सिलेंट्रेटा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है जिसको हम लोग गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जी, बोलिए। इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन पाया जाता है ना, अर्थात इनमें माउथ प्रेजेंट होता है, अर्थात इनमें माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन एनस एब्सेंट होता है। फिर मैंने बताया कि इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है जिसे सिलेंट्रॉन कैविटी भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन सदस्यों में मुख्यतः दंश कोशिकाएं, जिसको हम लोग नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं, इन सदस्यों में मुख्यतः दंश कोशिकाएं, दैट मीन्स नीडोब्लास्ट सेल, दंश कोशिकाएं, नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं, जिनका मुख्य कार्य प्रे कैप्चर करने मतलब प्रे मतलब शिकार को पकड़ने में, जिनका मुख्य कार्य प्रे कैप्चर शिकार को पकड़ने में, कॉमा प्रोटेक्शन दैट मीन्स सुरक्षा में, एंड अटैक मतलब हमला करने में होता है। अटैक करने में होता है। अगला पॉइंट लिखो, इनमें डाइजेशन टू टाइप का होता है, इनमें डाइजेशन टू टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। जिसे
जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, EXTRA, एक्स्ट्रा सेलुलर, CELLULAR, कोशिका के बाहर एक डाइजेशन होगा जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर, तथा इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर, INTRA, इंट्रा सेलुलर, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर तथा इंट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन कहते हैं, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर तथा इंट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन कहते हैं, टाइप ऑफ डाइजेशन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इनमें रेस्पिरेशन, दैट मीन्स श्वसन, कॉमा एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, श्वसन कॉमा एक्सक्रीशन उत्सर्जन, कॉमा सर्कुलेशन, LATION, सर्कुलेशन, CIRCULATION, सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी इनमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, एब्सेंट होता है। लेकिन इन सदस्यों में प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव टाइप मतलब आद्य प्रकार का, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसमें ब्रेन के स्थान पर, ब्रेन के प्लेस पर, यानी ब्रेन नहीं होता लेकिन इसके स्थान पर, ब्रेन के स्थान पर नर्व नेट, NERVE, नर्व नेट, ब्रेन के स्थान पर नर्व नेट स्थित होती है या अरेंज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर कहां प्रोड्यूस हुआ, तो आप कह सकते हैं सर फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा के सदस्यों में सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया गया, जहां पर ब्रेन के स्थान पर नर्व नेट प्रेजेंट होती है, राइट। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इनमें रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स जनन, इनमें रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स जनन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इनमें रिप्रोडक्शन दैट मीन्स जनन, एसेक्सुअल अलैंगिक एंड सेक्सुअल लैंगिक, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है, तथा यह यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, तथा यह यूनिसेक्सुअल यानी जो सदस्य हैं ये कैसे होते हैं, तथा यह यूनिसेक्सुअल एक लिंगी तथा बाइसेक्सुअल द्विलिंगी, तथा यह यूनिसेक्सुअल तथा बाइसेक्सुअल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि इस फाइलम में जो सदस्य आपके पाए जा रहे हैं
वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं बेटा और बाइसेक्सुअल टाइप के भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन सदस्यों में डेवलपमेंट दैट मीन्स विकास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दैट मीन्स लार्वा बनेगा भी और लार्वा नहीं भी बनेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंडीशन में लार्वा नहीं बनता है, इनडायरेक्ट कंडीशन में लार्वा बनता है। तो मैंने क्या लिखाया, मैंने बोला इन सदस्यों में डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है, जिनमें दो प्रकार के लार्वा, जिनमें दो प्रकार के लार्वा यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तब, जिनमें दो प्रकार के लार्वा डेवलप होते हैं। ये आपके लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिनमें दो प्रकार के लार्वा डेवलप होते हैं, जिन्हें प्लेन्यूला लार्वा, प्लेन्यूला PLANULA, PLANULA प्लेन्यूला लार्वा, जो कि आपका बनता है किसमें, ओबिलिया में। जो ओबिलिया ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर जो लार्वा डेवलप होता है वो कौन सा होता है, प्लेन्यूला लार्वा होता है। इसको याद रखिएगा, प्लेन्यूला लार्वा ब्रैकेट में ओबिलिया तथा इफायरा, बोल कफीरा है, कफायरा क्या कहता है पता नहीं, तथा इफायरा लार्वा ब्रैकेट में कर दीजिएगा आरेलिया, ब्रैकेट में आरेलिया दैट मींस जेलीफिश। तो ये जो दो लार्वा आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा लार्वा किस में बनता है। तो आप बता सकते हैं कि जो प्लेन्यूला लार्वा फॉर्म होता है ये ओबिलिया में फॉर्म होता है, राइट। और जो आपका इफायरा लार्वा है ये कहां प्रोड्यूस होता है, आरेलिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ये आपके दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिनके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस यूनिवर्सिटीज में जहां से भी आप बिलोंग कर रहे हैं बच्चों। तो वहां पर अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ये क्वेश्चन उस ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लो आज ही कि प्लेन्यूला लार्वा ओबिलिया में बनता है और इफायरा लार्वा आरेलिया में बनता है। ये दोनों लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो लार्वा पूरे फाइलम में बनते हैं, सिंपल, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखिए, लास्ट है, इनमें रीजनरेशन, इनमें रीजनरेशन REGENERATION, इनमें रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है, फुल कैपेबिलिटी पाई जाती है। इनमें रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है।